अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे, वेव्स। केपीके बोर्ड के टॉपिक्स को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक नंबर 4 है स्पीड ऑफ साउंड। स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ साउंड, साउंड क्या है? बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो हम लोग एक वेव का एयर के अंदर या किसी गैस के अंदर देखेंगे कि उसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है। फ्रेंड्स, उससे पहले हमने टॉपिक के अंदर देखा है कि जो स्पीड होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव की, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर वन, इलास्टिसिटी, एंड नंबर टू, डेंसिटी ऑफ द मीडियम। कि मीडियम कौन सा है, उसकी डेंसिटी के ऊपर वो डिपेंड कर रहा था कि डेंसिटी ज़्यादा होती है तो उसकी मीडियम की जो स्पीड होती है साउंड की वो कम हो जाती है, और उसकी इलास्टिसिटी अगर ज़्यादा होगी तो उससे स्पीड उसकी बढ़ेगी। यानी कि हमने कहा था कि इलास्टिसिटी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड की, और डेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये हमारे पिछले टॉपिक का हिस्सा था। स्टूडेंट्स, आज हम फाइंड करेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड एक्चुअली है कितनी। सबसे पहले ये स्पीड ऑफ साउंड फाइंड की थी न्यूटन ने। न्यूटन ने कहा था कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, यानी स्पीड साउंड जो है, आपको पता है वो कंप्रेशंस और रेफ्लेक्शंस की फॉर्म में क्या करती है? ट्रैवल करती है। यानी कि ऐसे आपकी स्पीड जो होती है, साउंड जो होती है, उसकी वेव्स ऐसे क्या होती है? कंप्रेशन होती है उनके अंदर, और कुछ जगहों पे उसकी क्या होती है? रेयरफेक्शन होती है। और इसी तरह से वेव जो है वो प्रोपोगेट करती है या एनर्जी को क्या करती है? ट्रांसमिट करती है। इन पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं, ये क्या है हमारे पास? कंप्रेशंस हैं। और ये वाले जो दरमियान में इनके पॉइंट्स हैं, ये वाले क्या है? रेयरफेक्शंस हैं। ये रेयरफेक्शंस हैं। स्टूडेंट्स, हम न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड फाइंड की। उसने कहा ये कि जब हम लोग पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करते हैं तो उनमें जब कंप्रेशन होती है तो उनमें पार्टिकल्स की जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होता है, और जब रेयरफेक्शन होती है तो वहां पे टेम्परेचर जो है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। यानी कि कंप्रेशंस होती हैं तो यहाँ से एनर्जी क्या होती है? सिस्टम से ये एनर्जी को लूज करते हैं, और जो रेयरफेक्शंस होती हैं वो एनर्जी को क्या करते हैं? गेन करते हैं। यानी कि जब यहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आते हैं, कंप्रेशंस होती हैं, तो जो एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है वो एनर्जी अगले जो रेयरफेक्शंस हैं, उन्होंने, चूंकि वहां पे पार्टिकल्स क्या करते हैं? अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाते हैं, तो उनको एनर्जी गेन करनी होती है। तो वही एनर्जी जो ये लूज कर रहे हैं वो रेयरफेक्शंस क्या कर लेते हैं? एनर्जी को गेन कर लेते हैं, और इस तरह से सिस्टम का जो टोटल टेम्परेचर होता है वो रहता है कांस्टेंट। यानी कि न्यूटन ने कहा कि इस प्रोसेस के दौरान जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यानी कि हम यूं कहेंगे कि ये एक आइसोथर्मिक प्रोसेस है। न्यूटन ने कहा कि ये एक आइसोथर्मिक प्रोसेस है, यानी इसके दौरान टेम्परेचर जो होता है वो सेम रहता है। अब स्टूडेंट्स, अगर आइसोथर्मिक प्रोसेस होगा तो उसने इस वैल्यू को डिराइव करने के लिए, इसकी स्पीड फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया बॉयल्स लॉ का। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ है क्या? बॉयल ये कहता है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कब? जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। स्टूडेंट्स, अगर यहां से हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को हटा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसको मजीद अगर रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये बॉयल्स लॉ है। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है, ये कहा था बॉयल्स ने। इस इक्वेशन को हम लोग आइसोथर्मिक इक्वेशन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसका इस्तेमाल करते हुए न्यूटन ने ड्राइव की, या उसने वैल्यू फाइंड की थी किसकी? स्पीड ऑफ साउंड की। अब उसने फाइंड कैसे की हम उसको देखते हैं। इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए उसने इसको ड्राइव किया। स्टूडेंट्स, अगर हम लोगों ने स्पीड ड्राइव करनी है तो सिंपली हमें यहाँ पे दो चीजें मालूम होनी चाहिए। यानी कि अगर हमारे पास मीडियम की इलास्टिसिटी हो और मीडियम की हमारे पास डेंसिटी हो, तो सिंपली हम लोग इसको यहाँ पे पुट करके वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, यानी उसकी स्पीड फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास, चूंकि हम साउंड फाइंड करें एयर के अंदर, गैस के अंदर, तो एयर की जो डेंसिटी होती है वो तो हमें पता है कि डेंसिटी क्या है, वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। लेकिन इलास्टिसिटी जो है वो हमें पहले फाइंड करनी पड़ेगी। मीडियम की इलास्टिसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। इस इलास्टिसिटी को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पे बॉयज लॉ का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स, न्यूटन ने कहा कि हमारे पास अगर एक वॉल्यूम है एयर का,
उस वॉल्यूम के अंदर अगर हम लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो होगा क्या कि एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो करीब हो जाएंगे, यानी कि प्रेशर इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम एक एरिया एक उसके अंदर से वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो होगा क्या, प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। यानी कि उसने कहा कि अगर हम लोग प्रेशर को करें इंक्रीज, यानी कि ओरिजिनल प्रेशर P है और जो उसके अंदर हम चेंज ला रहे हैं वो डेल P हो, और जो वॉल्यूम है प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है। यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है इनका। तो जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी उसके अंदर जो चेंज आएगा वो डेल V आएगा। तो हमारे पास जो P हो जाएगा वो P प्लस डेल P हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके अंदर से माइनस हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। स्टूडेंट्स इसको मजीद उसने आगे सॉल्व किया कैसे, कि हम लोग इस इक्वेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये P सिंपली से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा PV, ये ऐसे P से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस P डेल V, ऐसे ये डेल P से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा आपका V डेल P, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा आपका माइनस डेल P डेल V। अब इस इक्वेशन के अंदर स्टूडेंट्स ये जो टर्म है आपके पास ये बहुत स्मॉल टर्म है, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। इसकी क्या रीजन है, इसकी रीजन ये है स्टूडेंट कि हम जो कह रहे हैं कि जो चेंज आ रहा है प्रेशर के अंदर वो बहुत स्मॉल है, और जो वॉल्यूम का चेंज है वो भी क्या है, बहुत स्मॉल है, और अगर दो स्मॉल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्मॉल रिजल्ट ही देगा, जिसका इस रिजल्ट के अंदर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं, कैलकुलेशन के अंदर से निगलेक्ट कर देते हैं। स्टूडेंट्स इसमें जो हमारे पास PV है वो इक्वालिटी के दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी ये नेगेटिव वाली वैल्यू जो है टर्म कंप्लीट इक्वालिटी की साइड पे आएगी, तो बन जाएगा P डेल V इक्वल्स टू V डेल P। अब स्टूडेंट्स हम यहां से अगर P की वैल्यू फाइंड करें तो ये प्रेशर हो जाएगा V डेल P डिवाइडेड बाय डेल V। ये हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 का है तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब स्टूडेंट्स इसको मुझे सॉल्व करने के लिए हम आएंगे इलास्टिसिटी के ऊपर। इलास्टिसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, इलास्टिसिटी किसी भी मटेरियल की, पार्टिकल्स की जब उनको वाइब्रेट करते हैं तो वो अपनी मेन पोजीशन पे जो आते हैं, इस कैपेबिलिटी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। यानी कि कोई एटम, कोई पार्टिकल अगर डिस्टर्ब होने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन या मेन पोजीशन पे, क्योंकि ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो वाइब्रेट करते हुए मेन पोजीशन पे जल्दी आता है तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, ज्यादा। जैसे कि सॉलिड की इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है, उसके बाद होती है लिक्विड्स की, और फिर होती है गैसेस की, क्योंकि गैसेस की इलास्टिसिटी सबसे कम होती है। अब स्टूडेंट्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आपने 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या थे, 3 तरह के आपने मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़े हुए हैं, जिसके अंदर आपने पढ़ा हुआ है शेयर मॉड्यूलस और यंग मॉड्यूलस, और तीसरा आपने पढ़ा हुआ है बल्क मॉड्यूलस। स्टूडेंट्स इसमें जो शेयर और यंग्स मॉड्यूलस हैं ये सॉलिड और लिक्विड्स के लिए इस्तेमाल की जाते हैं, और जो बल्क मॉड्यूलस होता है वो एक्सप्लेन करता है जी पार्टिकल्स गैस के जो होते हैं उनकी मोशन को वो डिस्क्राइब करता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे इलास्टिसिटी का जो मॉड्यूलस है उसको यूज करेंगे। आपको पता है बल्क मॉड्यूलस किसके इक्वल होता है, हम स्टूडेंट्स इसको बीटा से भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या बी से, तो ये इलास्टिसिटी ऑफ बल्क मॉड्यूलस होता है। तो हमारे पास जो इलास्टिसिटी होती है उसका फार्मूला होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्टूडेंट स्ट्रेस क्या होता है, चेंज इन प्रेशर, यानी कि जो उसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेन क्या होता है हमारे पास, अच्छा स्टूडेंट्स हम लोग अक्सर इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी लिखते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर क्या आता है, चेंज आ रहा होता है। स्ट्रेन बेसिकली कितना चेंज आ रहा है उसके वॉल्यूम के अंदर, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। तो ये होता है हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये इक्वल होगा किसके, E के, यंग्स मॉड्यूलस के इलास्टिसिटी के इक्वल, या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स अगर ये जो डिवाइडेड बाय V है, अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊं यहाँ पे, तो ये मेरे पास बन जाएगा E इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाय डेल P डिवाइडेड बाय डेल V। अब अगर स्टूडेंट्स आप लोग देखें तो ये जो टर्म मेरे पास आई है, ये वाली टर्म V डेल P ओवर डेल V, ये सेम इक्वेशन नंबर 2 में लिखी हुई है ये। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कह देते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन नंबर 2। अगर इक्वेशन 2 में पुट करता हूं तो ये बन जाएगा P इक्वल्स टू E, ये बन जाएगा आपका P इक्वल्स टू E। न्यूटन ने यही कहा था कि इन कंडीशंस के, आइसोथर्मिक कंडीशंस के अंदर जो आपका प्रेशर होता है वो इक्वल होता है किसके, इलास्टिसिटी के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू एज इट इज हम लोग पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, यानी कि हम लिख देंगे इसके अंदर पुट
P इक्वल्स टू E इन इक्वेशन नंबर 1। जब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं तो ये बन जाएगा V इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ P डिवाइडेड बाय डेंसिटी रो। अब स्टूडेंट्स अगर मेरे पास यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू हो और डेंसिटी की वैल्यू हो तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे पुट करके स्पीड ऑफ साउंड फाइंड कर सकता हूँ। स्टूडेंट्स आपकी बुक के ऊपर जो डेरिवेशन है उसको हम एग्जैक्टली देखते हैं वो किस तरह से है। यहाँ पर उन्होंने प्रेशर को फाइंड किया हुआ है। स्टूडेंट्स प्रेशर को फाइंड करने के लिए आमतौर पे एक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है जिसको बैरोमीटर बोलते हैं। इसमें एक टाइप होती है बैरोमीटर की, मरकरी बैरोमीटर, जिसके अंदर हमने ट्यूब के अंदर ऐसे उसकी एक ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब, उसके अंदर हमने यहाँ पे 74 सेंटीमीटर मरकरी यूज किया होता है। ये 74 सेंटीमीटर मरकरी यूज किया होता है इसके प्रेशर फाइंड करने के लिए। तो प्रेशर फाइंड करने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो होती है P इक्वल होता है रो जी एच। ये रो क्या है, डेंसिटी ऑफ मरकरी कह देते हैं, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको पता है, और हाइट जो है वो इस मरकरी की हाइट को बोल रहे हैं जो कि है यहाँ पे 74 सेंटीमीटर। तो ये हम आपके पास इक्वेशन बन जाएगी रो एम जी एच डिवाइडेड बाय रो। ये रो क्या है, डेंसिटी ऑफ एयर, तो इसको डेंसिटी ऑफ एयर लिख देते हैं। अब स्टूडेंट्स आप लोग सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, डेंसिटी ऑफ मरकरी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पुट करेंगे, और यहाँ पे आप पुट करेंगे इसकी हाइट, यानी ये जो मरकरी की वैल्यू है वो पुट करेंगे, और यहाँ पे एयर की डेंसिटी, वो वैल्यूज हम पुट करके देख लेते हैं। जो डेंसिटी ऑफ मरकरी होती है स्टूडेंट्स वो लिखी हुई है यहाँ पे, वो है 13.6। वो कितनी है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो जी की वैल्यू है वो आमतौर पे आपको पता है जी की वैल्यू हम लोग लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते होते हैं। स्टूडेंट्स हमने चूंकि ये सेंटीमीटर में लिया हुआ है तो हम इस वैल्यू को कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर। तो वो बनती है आपकी 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एयर। डेंसिटी ऑफ एयर स्टूडेंट्स होती है 0.0012993 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एच की वैल्यू रह गई है, तो जो मरकरी की यहाँ पे हमने वैल्यू ली होती है वो होती है 74 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे इसको जब सॉल्व करते हैं तो जो v है, स्पीड है, वो आपके पास आती है 228 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू आती है किसकी, स्पीड की। तो न्यूटन ने ये कहा कि जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो होता है 228 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये न्यूटन ने वैल्यू फाइंड की थी। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। जो स्पीड ऑफ साउंड होता है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो होती है 332 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास एक काफी बड़ा एरर जो है वो दिखता है कि हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड न्यूटन ने जो फाइंड की वो 228 थी और जो उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो है 332 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस एरर को बेसिकली रिमूव किया था एक न्यू मैथमेटिशियन था जिसका नाम था लेप्लेस। लेप्लेस ने क्या किया कि इस एरर को रिमूव किया और उसने एक वैल्यू फाइंड की जो एग्जैक्टली थी 332 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स हम आने वाले लेक्चर में इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखेंगे लेप्लेस करेक्शन के, लेप्लास ने कैसे जो है वो इसके अंदर से एरर को रिमूव किया और लेप्लेस की बेसिकली स्टेटमेंट क्या थी, उसका कहां पे कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा था। वो कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा था यहाँ पे टेम्परेचर का। फ्रेंड्स हम नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह इसको डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।